मैंने 1994 में मैट्रिक पास किया है हंगू नंबर 1 स्कूल। उसी वक्त हमारे मुस्लिम के वर्कर नाराज़ हो गए हमको कि आपने पीटीआई की अहमियत की। मैंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। अभी इस जनरल सेक्रेटरी को मैं कह रहा हूँ कि आपने पीटीआई के एमएनए के लिए प्रोग्राम किया है, आपने गिफ्ट दिया है, आपने मुहिम चलाया। अभी आप भी होता है इस्तीफ़ा दे दे कि वर्कर के जो नाराज़ हैं उसके लिए तो आप इस्तीफ़ा दे दें, इंशाल्लाह पार्टी मजबूत हो जाएगा। टोटल 55 बनते हैं। उसने एक करारदाद के ज़रिए सूबाई गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है, वो करारदाद पेश किया है कि उसमें जो 30% हिस्सा बल्दियाती का होता है वो हमको अपना 30% हिस्सा दे दो गैस रियल्टी में। अगर नहीं दिया तो इंशाल्लाह वो आगे एहतजाज भी करेंगे। जो 4 साल हुकूमत 3.5 साल हुकूमत उन लोगों ने किया है वो तो मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छा किया है बुरा किया है, लेकिन महंगाई उस हुकूमत से शुरू हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉक शो की मेहमान शख्सियत हैं अब्दुल वाहिद औरकज़ई, सदाबहार शख्सियत के मालिक हैं। अब्दुल वाहिद औरकज़ई का नाम किसी तारीफ़ का मुहताज नहीं। बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबियाँ इन्होंने समेटी हैं कि अल्फाज में उनको बयान करना मुश्किल हो जाता है। 1994 में इन्होंने सियासत का आगाज़ किया। 2002 में ये विलेज काउंसिल के मेंबर थे और अब जबकि ये विलेज चेयरमैन नेबरहुड दरवेज़ी पलोसा के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कामयाबियाँ इनके कदम चूम रही हैं और इस वक्त ये तहसील काउंसिल में बतौर स्पीकर भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे सियासत के हवाले से बात करेंगे, हंगू के हालात के बारे में हमारी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा जो बल्दियाती निज़ाम आया हुआ है इसमें क्या क्या कबाहतें हैं, इसमें क्या कुछ मौजूद है और इसमें कितने सुकम हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे और अवाम इनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं, इन तमाम इशूज़ पर हमारी गुफ्तगू होगी। अब्दुल वाहिद औरकज़ई साहब, हम अपने प्रोग्राम में मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे ये बताएं कि मैट्रिक का इम्तिहान दिया और सियासत में आ गए, क्या सियासत में आने के लिए ज़रूरी था कि मैट्रिक बेस पे आप आते हैं? आगे भी आपको स्टडी करनी चाहिए थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हंगू एयरलाइंस के तारिक महमूद मुग़ल साहब और आपके साथ जो आए हुए हैं आपके मेंबरान फ़ख्रुल इस्लाम काका खिल साहब, मंजूर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको खरीज तहसीन पेश करते हैं कि जब भी हंगू में कोई अमन का मसला आया है या कोई हंगू में तरक्याती कामों का मसला आया है, जो भी काम आया है उसके लिए आपके टीम ने आपने दिन रात एक करके हंगू को मसाइल हल करने में आप कामयाब हो गए। बहुत बहुत मेहरबानी तारिक भाई। मैंने 1994 में मैट्रिक पास किया है हंगू नंबर 1 स्कूल। हमारा उस्ताद था समीउद्दीन साहब, उस वक्त वो अभी रिटायर हो गया है। उधर हमने मैट्रिक का इम्तिहान भी दे रहा था। उसी वक्त मेरे ख्याल में 1991 में हमारा मामू था, वो एमएनए था। उसी वक्त से मेरा शौक़ था सियासत का। अल्लाह ताला मिस्री ख़ान औरकज़ई शहीद को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उसके साथ हमारे तल्लुकात थे, उससे हम अखबार लेते थे, उसके साथ हम बैठते थे। ज़्यादा इस सियासत में जब हम अभी इस हद तक पहुँच गए, इसमें ज़्यादा हिस्सा सहाफ़ियों का है और प्रेस वाले भाइयों का है। उसने हमको इतना आगे ले चला गया कि अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं चेयरमैन भी हूँ नेबरहुड का और उसके साथ साथ अभी एजाज़ भी हमको हासिल है कि अभी तो मैं तहसील हंगू का स्पीकर भी बना हुआ और स्पीकर का काम कर रहा हूँ। साहब, ये आप बताएं कि 2000 में भी आप बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा थे और अब भी आप बल्दियाती निज़ाम में बड़ा फ़ाल किरदार अदा करें। दोनों को अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो आपके मुकाबले में 2000 का मुशर्रफ का जो बल्दियाती निज़ाम था वो ज़्यादा बेहतर था या ये ज़्यादा बेहतर है? और 2000 का जो मैं तो काउंसलर था उस वक्त हमारा नाजिम गुलशब शाह था। हम 8 मेंबरान थे और ख़वातीन भी थे। उस वक्त मेरे ख्याल में इख्तियार बहुत ज़्यादा था। यूनियन काउंसिल का नाजिम था, लेकिन यूनियन काउंसिल के नाजिम के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान हो सकता था। अभी जो विलेज चेयरमैन है या नेबरहुड चेयरमैन है उसके ख़िलाफ़ जो अदम इत्मीनान नहीं हो सकता। उसके साथ जो मेंबरान है कम है
लेकिन इख्तियारात मेरे ख्याल में इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म था उसी वक्त वो कह रहा था वज़ीर-ए-आज़म कि हम निची सतह पे बल्दियाती निज़ाम को लेके आएंगे। उसने तो माशाल्लाह निची सतह पे लेके आए हैं निज़ाम को, लेकिन जब मेरे ख्याल में ये पता नहीं है कि पीटीआई का हुकूमत मरकज़ में चला गया उस या सूबे में उसके तहसील चेयरमैन कम पड़ गए, कम आए हैं, उसकी वजह से जो इख्तियारात था वो तहसील चेयरमैनों से या मीर से ले लिया। और उसको तो छोड़ो, अभी तो विलेज और नेबरहुड के चेयरमैन है उसकी भी इख्तियारात उसने ख़त्म कर दिया है। आपका कहने का मतलब यह है कि ये जो मौजूदा बल्दियाती सेटअप है इसमें आप लोगों के पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं है। पहला जो निज़ाम था उसमें तो 16-17 जो महकमे थे वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म के मातहत काम कर रहे थे, जवाबदेह थे। बिल्कुल अब कोई भी महकमा जो है वो आपके, तो इस ऐसी सूरत हाल में अवाम के साथ जो आपने वादे किए हैं, जब इख्तियारात नहीं है, कोई महकमा आपको जवाब दे नहीं है, तो अवाम के साथ जो आपने वादे किए थे, अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए आप क्या तरीक़ाकार अख्तियार करेंगे? तारिक भाई आपका बात सही है। अभी हमारे 3 सेशन हुए तहसील कौंसल के, हमारी मीटिंग्स हुए। पहले दूसरी मीटिंग में तो हमारे तहसील चेयरमैन, हमारे सारे चेयरमैन जो है 55 तहसील मेंबर चेयरमैन है, उसने ख़ुद हर ज़िले में हर तहसील में इजलास हुआ कि इख्तियारात के बारे में कि जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, अगर सूबाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो या मरकज़ी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो, हम एहतजाजी मुज़ाहरा भी करेंगे, उधर एहतजाज भी कराएँगे, लेकिन वो अपने इख्तियारात वापस करें, क्योंकि लोगों ने हम पर बहुत एतमाद किया हुआ है। क्योंकि हमने वोट जो मांगा था लोगों से कह रहा था कि हमको चेयरमैन बनाएं, हमको उधर से तहसील से अपना हक लेके आएंगे, आपके गांव में पानी का बिजली का काम करेंगे। जब हमारे तहसील चेयरमैन से वो इख्तियार लिखे गया है तो हमारे साथ इख्तियार नहीं है। और इख्तियार को छोड़ो, इंशाअल्लाह ताला अभी हमको फ़ंड भी नहीं मिला है, तहसील कौंसिल को फ़ंड भी नहीं मिला है। वो कहते हैं कि MNA साहब का फ़ंड है, MPA साहब का फ़ंड है, हम तो कहते हैं उसका फ़ंड है, उसका तो अपना हक दे दो, लेकिन बल्दियाती का जो फ़ंड है अगर वो हमारे तहसील कौंसिल को नहीं दिया गया तो फिर इंशाल्लाह हमारे तहसील कौंसिल में PTI के चेयरमैन भी है, दूसरी जमातों की भी है, वो सब ने आहद किया है कि जो हमारे साथ जुल्म होंगे तो हम एहतजाजी मुज़ाहरे भी करेंगे, अपना हक छीन के लेके हम तहसील को मॉडल तहसील बनाएंगे। अच्छा, ये बताएं मुझे कि बल्दियाती निज़ाम में आपके पास किसी किस्म की इख्तियारात नहीं है। ज़िला हंगुम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैस रॉयल्टी के नाम पे अरबों रुपए आते हैं और यहाँ पर MPA और MNA के थ्रू जो है वो उनका इस्तेमाल किया जाता है। आप भी अवामी नुमाइंदे हैं, असल जो बेसिक जमहूरियत है वो तो यही जमहूरियत है जो आपकी है। तो आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि गैस रॉयल्टी का जो फ़ंड है उसमें से तहसील कौंसिल या विलेज नाज़मीन के लिए फ़ंड मुख्तस किया जाए? उसको तो हमारे जब दूसरा इजलास हो रहा था DC साहब के दफ्तर में, उधर तो सारे चेयरमैनों ने 36 चेयरमैन हैं, 2 यूथ के काउंसलर है तहसील, 2 किसान के हैं और 12 ख़वातीन के हैं, टोटल 55 बनते हैं। उसने एक करारदाद के ज़रिए सूबाई गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है, वो करारदाद पेश किया है कि उसमें जो 30% हिस्सा बल्दियाती का होता है वो हमको अपना 30% हिस्सा दे दो गैस रॉयल्टी में। अगर नहीं दिया तो इंशाल्लाह वो आगे एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि हम जब बने यानी अवाम के खुद बहुत रिजर्व सीट पे हम नहीं है, हमको तो अवाम ने मुंतखब किया है। जब अवाम ने मुंतखब किया है इंशाल्लाह अवाम के लिए हम लड़ते रहेंगे। अब्दुल वाहिद साहब, तकरीर हम नहीं कर रहे हैं, हम इशूज़ पे बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो तहसील चेयरमैन है यहाँ पे आमिर गनी, उनका मुख्तलिफ सोच के हामिल जो मेंबरान हैं उनके साथ रवैया कैसा है और वो किस तरह काउंसिल के मेंबरान को अपने साथ लेके चल रहे हैं? और तहसील चेयरमैन का जो रवैया है मैं आपको बता दूंगा कि पहला इजलास जो था जबजार रेस्ट हाउस में, तहसील चेयरमैन ने हमसे पहले उसने खिताब किया कि हम ये जो हाल है, ये जो हमारा 55 चेयरमैन और तहसील काउंसलर है उसके साथ हम अपोजिशन नहीं बनाते हैं, हम अपोजिशन नहीं है, हम एक हैं। जिस तरह आप हमारे साथ चलेंगे उससे ज़्यादा तहसील चेयरमैन ने बोला कि हम चेयरमैनों के साथ चलेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरह तहसील चेयरमैन का इन चेयरमैनों के साथ, तहसील मेंबरों के साथ जो ताल्लुकात है, खुदा के साथ मैंने कभी नहीं देखा है। हमारे यूनियन का जब था वो गुलसेफ शाह नाज़िम था, उसकी साथ हमारे कौंसलरों का मुखालिफत हो गया तो फिर एतमाद में रुट गया। अभी तो तहसील चेयरमैन ने खुद बुलाया कि नहीं अपोजिशन को मानते हैं ना अपोजिशन बनाते हैं, जो हक हमको आता है पूरी चेयरमैन में पूरी तकसीम करेंगे। आप मुस्लिम लीग नून के एक सरगर्म कारकुन
भी थे, आप 3 साल 4 साल ज़िली जनरल सेक्रेटरी के तौर पे भी फ़राइज़ अंजाम देते रहे। जब हंगू में नून लीग का नाम लेने वाला कोई नहीं था, उस वक़्त आपने मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए आवाज़ उठाई और गाहे बगाहे मुख्तलिफ तकारीब में आपने पार्टी के लिए काम किया। आप मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि हमारे हंगू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अवामी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी? क्या ये इसके अहदेदारान की नाकामी है या अवाम उनको पसंद नहीं करते? तारिक भाई, आपका बात बिल्कुल सही है। ये मसला ये है कि हमारा जो लीडरशिप है हंगू में लीडरशिप है वो तो हंगू में है ही नहीं है। ठीक है, वो फरीद मुफक्कर अच्छा बंदा है, शरीफ इंसान है, सब कुछ है, लेकिन वो हंगू में है नहीं है। वो भी बाहर है, बाज़ अहदेदार और भी बाहर है। हमारा जनरल सेक्रेटरी जो है अभी वो सर जमाल साहब जो आपने कह रहा था, तो वो जनरल सेक्रेटरी है, वो इस तरह कुछ नहीं कहता वो कुछ भी है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी वो तो मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले उसका एक प्रोग्राम आया था, पीछे मैंने उधर आया था, उसको गिफ्ट दिया था, उसको हार पहनाया था। उस इशू पर कुछ हमारे मुस्लिम लीग के अहदेदार है, करबुगा के एक नवाज साहब, डॉक्टर मुजाहिद है, एक अगर रहमत हबीब है, उसने बहुत कुछ लिखा है। फेसबुक के लोग देख रहे हैं कि यार ये किस तरह। ठीक है, उन्होंने देखे जो सईद जमाल साहब ने जो हरकत की है, उन्होंने एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अपने इलाके में खुश आमदेद कहा है, वसीयत मशर की हैसियत से। ऐसे इल्ज़ाम तो आपके ऊपर भी लगते रहे हैं कि आपके शाह फैसल साहब के साथ PTI के MP के साहब बड़े से तल्लुकात हैं और आपने उनसे मरात ले रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं। इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं जो लोग काम करते हैं। भाई, जब आपको पता है, जब मैंने शेख फैसल MP साहब के मुकम्मल हिमायत किया था, मैं जनरल सेक्रेटरी था मुस्लिम लीग की वजह से, मैं अभी जनरल सेक्रेटरी को भी बताता हूँ, अभी सनी सर फरीद को बताता हूँ कि आपको जो शनाहत है वो पार्टी की वजह से, आपकी और हमारे कोई हैसियत नहीं है, पार्टी की वजह से आप भी मशहूर हुए, हम भी मशहूर हुए। उसी वक्त मैंने MP साहब के शेख फैसल की बहुत हिमायत किया था, उसके लिए रोया था, इस हद तक के लिए उसकी मुहिम के लिए रोया था, उसके लिए जानी माली कुर्बानी दिया था, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को पूरी कुर्बानी दिया था। लेकिन उस कुर्बानी का सिला आपको मिला है ना? सिला हमको ये मिला है कि अभी वो हमसे नाराज हैं, PSF हमसे नाराज है, पता नहीं किस चीज़ पे है, लेकिन हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते। वो हमने जो कुर्बानी है उसके लिए किया था, वो मैंने किया है। मेरी बात सुने, शाह फैसल ने हंगू में अरबों रुपए के तरक्याती काम बिल्कुल, क्या आप इनकार करते हैं इसे? नहीं। तो आप अगर आप किसी वजह से उन्होंने आपका कोई काम नहीं किया तो नाराजगी तो है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने शेख फैसल से कुछ मांगा नहीं है। MP साहब ने बहुत अरबों रुपए के काम क्या होगा, लेकिन उसके लिए मैंने कुर्बानी दिया था अपने पार्टी को। उसी वक्त हमारे मुस्लिम के वर्कर नाराज़ हो गए हमको कि आपने PTI की हिमायत की, मैंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। अभी इस जनरल सेक्रेटरी को मैं कह रहा हूँ कि आपने PTI के MNA के लिए प्रोग्राम किया है, अपने गिफ्ट दिया है, अपने मुहिम चलाया, अभी आप भी होता है इस्तीफ़ा दे दे कि वर्कर के जो नाराज़ हैं उसके लिए तो आप इस्तीफा दे दें, इंशाल्लाह पार्टी मजबूत हो जाएगा, इंशाल्लाह पार्टी आगे चलेगा। देखिए, हकीकत जाने बगैर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना ये भी मुनासिब नहीं है। उनसे मेरी बात हुई है सईद जमाल साहब के, वो कहते हैं कि इलाके के मशर की हैसियत से मैं, क्योंकि हमारे गाँव का मुश्तरका एक इशू था जिसके ऊपर MNA साहब आए थे तो मैं उसमें मौजूद था, तो इसके ऊपर तनकीद करना ये तंग नजरी नहीं है? नहीं, तंग नजरी नहीं है तारिक भाई। जब मैं भी MP साहब के साथ घुमा हूँ, पैर हूँ, उसके लिए मुहिम चलाया, मैंने इस्तीफा दिया, बाद में उसके प्रोग्राम होते रहते हैं कि मुहिम में हम कुर्सी में बैठ जाए वो तो ठीक है। जब एक आप शहबाज शरीफ और इमरान खान के साथ एक जिस तरह दुश्मनी है वो किसी से इसी पार्टी के खिलाफ इस तरह प्रोग्राम नहीं है। जब उसको हार पहनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, अब कुर्सी पे बैठ जाओ, गाँव का मसला है, बैठ जाओ, तकरीर सुनो, 6 पियो। मशवरा किया सईद जमाल साहब? मेरे मशवरा है, जिस तरह हमने इस्तीफा दिया था अपने गोश्त से, क्योंकि कारकुन खफा थे, अभी आपसे कारकुन नाला है, कहाँ पर कौन से खफा है? नहीं, कुछ न कुछ भी तो होगा। 4 कारकुन तो मुझे 4 कारकुन होगा, 20 कारकुन होगा, 100 कारकुन होगा, कुछ न कुछ है, लेकिन लोगों की मोहब्बत है, लेकिन वो उसको चाहिए कि वो भी इस्तीफा दे दे। इस तरह देना बड़ी होता नहीं है। आपके एक तहसील सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे यहाँ पे खलील औरंगज़ई साहब, उन्होंने भी अचानक इस्तीफा दे दिया कि पार्टी में इख्तिलाफात थे या कुछ और मुहरकात हैं उसके? वो भी मेरे ख्याल में खलील औरंगज़ई तो मेरे ख्याल में पार्टी का एक एहसास था, एक अच्छा आदमी था, वो खुदा के, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि पार्टी के वर्कर की हैसियत से वो इस मेज़ों को भी साफ़ करता था, कुर्सी को भी साफ़ करता, खुद चाय भी बना रहा था। खलील ने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन इन ओहदेदारों ने इज़्ज़त उसको नहीं दिया, हर जगह पे उसकी बेइज्जती हुई, इसलिए वो भी नुमायूस होकर वो
पार्टी का होता है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मखसूस लोगों को 50 साल के लिए लीज पे दी गई है। इसके जो सदर 32 साल से एक आदमी सदर है इसका, और जो बाकी ओहदेदारान है वो भी बराए नाम है आपके सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी आपका। उनकी को पार्टी को फाल करने के लिए कोई खिदमत हैं, या किस बुनियाद पे उनको अहदा दिया गया कि वाकई वो सूबे के लेवल तक वो सियासत करने के में महारत रखती हैं, इस हद तक उनका विज़न है, अप्रोच है उनकी? तारिक भाई, मैं आपको ये कहूँ कि मैं जब जनरल सेक्रेटरी ताला का शुक्र है तहसील यूनियन कौंसिल की जो इंतखाबात है उसके लिए मैंने इंशाअल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस वो भी खड़ा हो गया था। खालिद नईम सब ने कुर्बानी भी दिए थे, लेकिन अभी वो ये आया है, जमाल साहब आए, खालिद नईम सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी आया है, उसने तो आप खुद कह रहे हैं कि वो लीज पे दिया हुआ है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसको बता रहा हूँ खालिद नईम साहब को, दूसरों को, फरीद मुफक्कर साहब को, हंगू आओ, हंगू में मेहनत करो, कारकुन ज़्यादा है लेकिन लीडरशिप की कमी है। अगर अब इधर मेहनत करेंगे तो आगे इलेक्शन में आपके साथ कोई आएगा कि इत्तेहाद करो, लेकिन आगे आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग के साथ कोई नहीं आएगा कि हमारे अब्दुल साहब, आप मुस्लिम लीग नून का असासा हैं, लेकिन आपने भी बल्दियाती इलेक्शन में आज़ाद रसिया से कंटेस्ट किया। बिल्कुल। और अभी इस वक्त जिस वक्त मुस्लिम लीग आंगू में पहले से बुरानी का फेस दो चार थी, अब तो उसका दरन तख्ता हो गया है। बिल्कुल। अगर आपको कोई जिम्मेदारियां दी जाएं जनरल सेक्रेटरी की या कोई और, तो आप कबूल करेंगे? नहीं तारिक भाई, मैं बिल्कुल ओहदे के शौकीन नहीं, न ओहदा कबूल करूँगा। मैं एक वर्कर हूँ, वर्कर से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने इलेक्शन लड़ाए बल्दियाती इलेक्शन में तो सारे PTI वाले जो काउंसलर थे वो भी आज़ाद खड़े हुए थे, सिर्फ जमीयत के बगैर सब सारे खड़े हुए थे, क्योंकि गाँव में लोग बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी का कोई किरदार नहीं होता है, बहुत कम होता है। फिर हमको में तो कोई बिल पार्टी में इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। साहब, यंगू सिटी का इलाका है जहाँ से आप इलेक्ट हुए हैं, दरवेजी पलोसा नेबरहुड काउंसिल है आपकी काउंसिल के इस वक्त कौन कौन से मसाइल हैं जिनको हल करने का आप जज्बा रखते हैं, लेकिन फंड्स की कमी और मराहत का फुकदान और अख्तियारात की का ना होना, ये रुकावटें जो हैं वो दरमियान में हायल हैं? तारिक भाई, हमारे बड़ा मसला पानी का है। बदकिस्मती से हम 30 साल से पानी के एक एक गुंड पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे जो स्कीम मुकम्मल हो गया है, पानी का टैंकी भी है और ट्यूबवेल भी बनाया गया है इधर खड़े में, वो तो ठीक है, बन गया है, पानी शुरू हो गया, फिर कुछ दिनों के लिए फिर बंद हो गया, फिर शुरू हो गया कुछ दिनों के लिए, फिर वो टीमों से वगैरह से हमने बोला कि यार वो दाखिला पे यानी 500 रुपये दाखिला करो और 150 रुपये के दाखिले से 1 साल का पैसा जमा करो कि आपका पानी चालू करें। अभी तक उन लोगों ने जमा नहीं किया है। इंशाअल्लाह ताला पीर को, कल पीर है, हम टीमों और इससे के साथ मिलेंगे कि यार ये पानी का मसला हमारा हल इस तरह होता है कि हम ठीक है दाखिला करेंगे, लेकिन वो लोगों का अभी 10 दिन हो गया पानी नहीं आ रहा है दरवेज़ी पलासा के। इनके लिए पहले इंशाल्लाह हम इनके लिए जंग लड़ेंगे। बाकी हमारे गांव में दरवेज़ी पलासा में 2 स्कूल बने हुए हैं, एक ख़वातीन का स्कूल है, वो तो बना हुआ है, तैयार है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। और मर्दाना स्कूल जो है, मर्दाना स्कूल जो मिल स्कूल है वो भी बना हुआ है, थोड़ा सा उसमें काम है, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वो अगर स्कूल चालू हो जाए एजुकेशन से, मेरे करारदाद में भी मैंने बताया कि अगर दोनों स्कूल चालू हो जाए, मर्दाना और मेल और फीमेल दोनों चालू हो जाए, इंशाल्लाह लोगों के मसले हल हो जाए। और सेहत के हवाले से मैं बता दूंगा कि सेहत के में अगर BHU दरवेज़ी पलासा में बन जाएंगे तो सेहत का मसला भी हल हो जाएगा। एक यूटिलिटी स्टोर है, उसमें हफ्तों बाद घी के आते लोग, पूरी हमको लोग दरवेज़ी पलासा के तरफ आते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे घी के लिए। हमारे गाँवों से ज़्यादा हमको के आवाम उधर खड़े होते हैं कि 1 किलो 2 किलो घी ले लें, लेकिन गाँव को मिलते हैं न हम वालों को। आप MNA नहीं है, MP नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, और ना आप जो है ना वो उस लेवल पे आप जो आपका एक डोमेन आपका बनते है, जो एक लिमिट बनती है, हद बनती है, वो आपका दरवेज़ी पलासा सिटी का इलाका है। अंगू सिटी में आप अपने गांव के पानी की बात करें, वहाँ पे MP साहब भी रहते हैं और दूसरी बार वो MP इलेक्ट हुए हैं। अगर वहाँ पर अभी भी पानी का मसला मौजूद है तो फिर ऐसे लोगों को आप क्यों वोट दे के कामयाब करवाते हैं कि वो अपने गाँव में पानी का मसला हल नहीं कर सकते? अंगू सिटी की आप बात कर लें, यहाँ पर जितना पानी है, जितना पानी पीने का इस्तेमाल हो रहा है, सारे का सारा पानी जो है वो अब मुज़र सेहत है, उसके अंदर चूना है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बन रहा है। आपकी जो टैंकियाँ उनका साल से उनकी सफाई नहीं हुई। शहर में निकासी आपका जो सिस्टम है वो नाकारा है, जब बारिश होती है सारा पानी रोड्स के ऊपर आ जाता है। तो अभी आप बल्दियाती निज़ाम का एक हिस्सा हैं, इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और इनको हल करने के लिए आप क्या पॉलिसी अख्तियार करेंगे? लेकिन वो पानी का मसला बिल्कुल हमारा गाँव का जो PSF है
वो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके ख़िलाफ़, क्योंकि मैंने उसके लिए मुहिम चलाया है, कुर्बानी दिया है, उसका सिला हमको मिल गया है। क्योंकि हमको में बहुत से इफ्तिताह उसने किए, पानी के भी इफ्तिताह किए, गली और नालों को भी इफ्तिताह किया, शम्सी के भी इफ्तिताह किया है, लेकिन हमको के वो जो हमारे अपने गाँव का मसला है पानी का, अभी तक वो उसने इफ्तिताह नहीं किया, क्योंकि वो पता नहीं है ये पानी का स्कीम नकारा है या कामयाब नहीं है कि इफ्तिताह नहीं करते। अगर पैसे भी इफ्तिताह करें फिर देखेंगे कि क्यों पानी नहीं आती। लेकिन तो आप कहते हैं कि न मैं पे हो नहीं मैंने हो, लेकिन मेरा दर्स पूरी ज़िला हंगू के लिए दिल तरस रहा है कि हंगू के पूरे हंगू को आवाम को पानी मिल जाए, सेहत मिल जाए, दूसरी काम मिल जाए, पूरी तहसील को इंशाल्लाह ये पानी पहले ज़िंदगी में इंसान के लिए पहले पानी ज़रूरी है। भाई साहब, आमतौर पर ये तासुर आम है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो लोकल बॉडी जो एक्ट है और लोकल बॉडी जो सेटअप है इसको दिल से तस्लीम नहीं करती, अफसरशाही आप लोगों को नहीं मानती। क्या आप लोग जब मुख्तलिफ दफातर में जाते हैं अवामी मसले लेकर, अफसरशाही और मुतलका जो महकमे के अफसरान होते हैं उनका रवैया कैसा होता है आपके साथ? तारिक भाई, मैं साफ साफ आपको बताऊं कि हमारे बल्दियाती एकड़ के नीचे जो हमारे अंडर के आते हैं 9 महकमे आते हैं। 9 महकमे में जब 4 दिन पहले तहसील कौंसिल का इजलास हुआ था उसमें 5 महकमे आए थे। उसमें मेरे ख्याल में पब्लिक हेल्थ था, सोशल वेलफेयर था, पॉपुलेशन था और एजुकेशन था। मेरे ख्याल में ये महकमे आए थे। उसने कह दिया कि जिस तरह आप कहेंगे बल्दियाती निज़ाम के बारे में जो हम पर हक बनता है हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो देखते हैं अगर सेहत वाला आ जाता है, पुलिस वाला हमारे एकड़ में आ जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम तो न किसी का हक छीन सकते हैं न किसी को अपना हक कहता हूँ कि उसको हमारा हक कोई ले ले। लेकिन बाकी जिन महकमों के साथ हम तल्लुकात अच्छा रखते हैं, जितना तहसील हंगू की सतह पे जितने महकमे हैं इनके साथ तल्लुकात हमारा चेयरमैन से भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, हमारे सारे चेयरमैन कहते हैं कि इनके साथ तल्लुकात अच्छे रखें। अगर वो तो गड़बड़ करते हैं तो फिर हम उनसे ज़्यादा गड़बड़ हम तहसील के सतह पे बदमाशी नहीं मान। आपके कहने का मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बल्दियाती नुमाइंदे हम किसी से कम नहीं है, ईंट का जवाब ईंट से नहीं बल्कि पत्थर से देंगे, आपका ये कहने का रहता है। आप ये बताएं कि अच्छी भली हुकूमत चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खान साहब बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत चला रहे थे, फिर आप लोगों ने महंगाई का रोना रोकर हुकूमत तो तब्दील कर ली, लेकिन उसके बाद 2 माह में जो महंगाई का जो तूफ़ान आया है इसने तो उनकी वो सारी जो है वो जो आपका जो एक एहतजाज का एक बना हुआ स्लोगन था आपका, उसको शिकस्त से दुचार किया है। इतनी महंगाई दिनों में आपने 84 रुपये पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है। चीनी जो है वो 650 रुपये की घी जो है पर केजी चला गया है। आप लोगों ने तो क़यामत डाल दी है आवाम के ऊपर। तारिक भाई, आपका बात बिल्कुल सही है। जो 4 साल हुकूमत 3.5 साल हुकूमत उन लोगों ने किया है वो तो मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छा किया है बुरा किया है, लेकिन महंगाई उस हुकूमत से शुरू हुआ है। आपको आप बार बार देख ले, बहुत से लोग तो हमारे इस इंटरव्यू पे कमेंट भी देंगे, लेकिन कमेंट का कुछ नहीं कहता, जिस तरह कमेंट करे वो करे। लेकिन पहले हुकूमत में जो है IMF के साथ जो माहदे हुए थे, हमारा आपका जो वज़ीर-ए-आज़म है वो भी कहते हैं कि उसके माहदों के मुताबिक उसने जो माहदे किए हैं उसके मुताबिक हमने पेट्रोल महंगा किया, लेकिन वो भी पेट्रोल महंगा था, डीजल महंगा किया है। लेकिन अभी ये हुकूमत है, बिल्कुल मैं मानता हूँ उसने उनसे ज़्यादा महंगा किया है। लेकिन 2 महीने गुजर गए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह तकलीफ के बाद अच्छा हालात इंशाल्लाह पाकिस्तान पर आएगा। इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि इंशाल्लाह। आपके असासे कितने, आप ईमानदारी से बताएं, आप 30 साल से सियासत कर रहे हैं, आपके असासों में कोई इजाफा हुआ, गाड़ी बंगला कोई प्रॉपर्टी बार? कहने में यह आया है कि आपका कोई कारोबार नज़र नहीं आता, लेकिन जिस तरह शाहाना ज़िंदगी आप गुजारते हैं, 1-1 करोड़ रुपये गाड़ी में आप घूमते हैं, इसके पीछे हकीकत क्या है? तारिक भाई, मैं अगर आपको सच बताऊं कि जितने हमारे असासे थे, जितने हमारे पास कुछ भी था, पहले इस पार्टी के लिए 30 साल से इस पार्टी के लिए काम करता था, वो तो मेरे खैर में प्रोग्राम करता, ये प्रोग्राम करता, ये सब ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला का शुक्र है, माँ बाप की दुआ है, दोस्तों की दुआ है, मशरान कशरान ख़वातीन की दुआ है, उसकी दुआओं पे सिर्फ अभी चलता हूँ। जो आज मिला है बस आज रात को वो ख़त्म करेंगे, कल तक हम कहते हैं कि अल्लाह ताला बस है, इंशाल्लाह कल तक फिर अल्लाह ताला हमको रिज़्क़ देता है। लेकिन लोग बिल्कुल गाड़ों में हमको घुमाते फिरते हैं, हमारे दोस्त हैं, जिस तरह वो लोग हैं उसी तरह हम भी इनसे मुखलिस है। इस मुखलिस वजह से मैं इंशाल्लाह चलता हूँ। महंगाई से सताए हुए अवाम को आप क्या पैगाम देंगे? महंगाई मैं पैगाम ये दूँगा इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर यकीन रखो। ये सारे हमारे अमालों का नतीजा है।
हम आपसे ज़्यादा परेशान हैं आवाम से, खुदा की कसम। पहले हम एक टीन घी लेता था 3-3 हज़ार रुपये में, 2800 में, 2700 में। अभी 5 किलो का डब्बा हम लेते हैं 3000 पे। हम आपसे, आप लोगों से ज़्यादा बोझ हम पर है, लेकिन बस हमारा अकीदा भी है अल्लाह ताला पर है। आप भी अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह हम देखते हैं कि आने वाले वक्त इससे अच्छा आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल वाहिद औरकज़ई, कन्वीनर तहसील काउंसिल हंगू और नेबरहुड काउंसिल दरवेज़ी प्रोसा के चेयरमैन। इनके साथ सियासत के हवाले से, मुल्क के हालात के हवाले से और ख़ास तौर पर बल्दियाती निज़ाम में जो इनके पास इस वक्त ये इनके पास जो अख्तियारात हैं उस हवाले से तफसीलन बात की गई है। इनके ख़यालात से आप किस हद तक मुतफ़िक़ है, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।